सभी बच्चों को नमस्कार है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर जो है वो हमारा ख़त्म हो गया था और बात हुई थी कि अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स लाएंगे और मैंने कहा था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों ने कर ही लिए होंगे। तो हम अभी क्योंकि बहुत कम समय बचा है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उन पे सीधा आएंगे और उसमें से कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के ही मिल जाएंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आ रखे हैं। सेकेंडली जो टॉपिक है पोलराइजेशन, जो हमारे सिलेबस से चला गया था, हर साल एक क्वेश्चन पोलराइजेशन के ऊपर ज़रूर आया करता था, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने यहाँ से हटा दिए क्योंकि वो हमारे इस साल के सिलेबस में नहीं है। तो दो ही मेन टॉपिक्स बचते हैं हमारे पास। एक बचता है हमारे पास इंटरफेरेंस का टॉपिक और एक बचता है हमारे पास डिफ्रैक्शन का टॉपिक। तो उसी के ऊपर जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे वो बस मिलेंगे। ठीक है जी, तो चले शुरू करते हैं भाई लेक्चर हमारा। और सबसे पहला सवाल हमारे पास अच्छा, आगे 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 शुरू करने से पहले बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम जैसे इसके निपटा देंगे तो फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर। अब डुअल नेचर को हम लोग, क्योंकि उसमें एज सच कोई डेरिवेशंस है नहीं और अगर है भी 2-4 तो वो मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो उसको हम वन शॉट में ही निपटा देंगे। तो एक घंटा लगे चाहे 1 घंटा 15 मिनट लगे, उसको एक वीडियो में करके हम लोग डुअल नेचर को वहाँ ख़त्म करेंगे एंड अगेन आफ्टर दैट हम लोग वहाँ पे उसके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास आता है, पहला सवाल हमारे पास आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लाइट की नहीं है? तो इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो वैक्यूम में तो लाइट चल सकती है, हम सब जानते ही हैं। सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। ऑब्वियस सी बात है यार, सन से जब हम तक लाइट आती है तो सन की लाइट भी तो एक प्रकार की एनर्जी है ना, तो अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी भी ट्रेवल करेगी। एंड इट हैज़ फाइनाइट स्पीड, इसकी फाइनाइट स्पीड होती है। अगर हम सबको पता हो तो वैक्यूम में जो स्पीड होती है हमारे पास वो 3 × 10⁸ है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा है लेकिन आप इसे इन्फानाइट तो नहीं बोल सकते, तो स्पीड तो हमारे पास फाइनाइट ही है। और ये वाली प्रॉपर्टी भी इसका मतलब सही हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली प्रॉपर्टी गलत हो जाती है, वो तो पहले ही पढ़ के आप समझ गए होंगे। क्योंकि अगर हमारे पास लाइट की अगर हम बात करें तो उसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे वो माइक्रोवेव्स हो, चाहे वो एक्स रेज हो। अब लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। इसका मतलब आंसर ए हो जाता है हमारा। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, विच वन ऑफ द क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज है जो बदलती नहीं है? ऑप्शन पढ़ने से पहले इसको अगर डिस्कस कर ले तो हमें पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड तो चेंज होती ही है। पूरा रे ऑप्टिक्स और आधा वेव ऑप्टिक्स इसी के ऊपर बेस्ड था और हमने वेव ऑप्टिक्स में ये प्रूव भी किया है कि साइन आई बाय साइन आर जो होता है वो v1/v2 होता है। और ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब है कि भैया वेलोसिटी तो चेंज होती ही है, वेलोसिटी तो चेंज होगी ही, वो नहीं रोक सकते हम। तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। अब जो चीज़ चेंज नहीं होती है वो क्या है? तो आंसर है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना। बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज होता ही है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.002 है, वाटर का 1.33 है। तो हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो वो भी चेंज होता है। तो इसका मतलब है आंसर क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला तरीका ये है कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं पर सेकेंड। तो अगर 1 सेकेंड में 10 वेव्स हवा से निकल के पानी में जा रही हैं तो फिर वो 10 ही जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 8 चली जाएं, बाकी 2 कहाँ चली जाएंगी, और 10 का 12 तो हो नहीं सकता। नहीं तो इसका एक और तरीका भी है समझने का कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है मान लो, तो एनर्जी जो एयर में रहेगी वही एनर्जी रहेगी किसमें? वाटर में। अब अभी हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर।
नहीं तो आप सब 11th क्लास पास करके आए और वहाँ पे हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू। तो ये न्यू हो गया एयर का, और यहाँ पे भी एच न्यू हो गया ये वाटर का। अब एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी एयर की बराबर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी वाटर के। इसका मतलब ये है कि भाई अगर लाइट एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बदलेगी नहीं। ठीक है, डन है, तो आंसर है फ्रीक्वेंसी। ठीक, अगला सवाल एक न्यूमेरिकल आ रहा है। इन अ यंग्स experiment, double slit experiment, two current sources are placed 0.9 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि जो छोटा d है, दो सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस जो छोटा d है वो 0.9 मिलीमीटर है। अभी यूनिट्स के बारे में बात कर लेंगे। एंड द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड 1 मीटर अवे, इसका मतलब है कि जो स्क्रीन रखी गई है, जो कैपिटल D है, वो 1 मीटर दूर है। If it produces the second dark fringe at distance of 1 मिलीमीटर, यानी x जो दे रखा है डार्क के लिए, वो भी सेकेंड डार्क के लिए, वो भी सेकेंड डार्क के लिए आपको जो डिस्टेंस दे रखा है वो 1 मिलीमीटर दे रखा है। आपको बताना है कि हमने कौन सी वेवलेंथ यूज की है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर मिलेंगे आपको, खासकर वो वाले न्यूमेरिकल जो डेरिवेशन के नीचे मिलेंगे। अगर कोई एकदम डेडिकेटेड न्यूमेरिकल है तो वो डेडिकेटेड न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जो कि अभी एक दो आएंगे भी आगे। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल डेरिवेशन के नीचे वाला है तो वो ऐसे ही मिलेंगे आपको, सिंपल से बस वैल्यू पुट करनी है। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम समझें, वो कह रहे हैं कि दो स्लिट्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस 0.9 मिलीमीटर है, विच इज 0.9 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर। उनके बीच में डिस्टेंस, यानी कि जहाँ पे वो फ्रिंज बना रहे हैं, जो सोर्स है और जो स्क्रीन है, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, और हमें जो सेकेंड डार्क मिल रहा है वो 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर पे मिल रहा है। आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि सेकेंड डार्क के लिए जो x होता है, पहली बात तो याद करेंगे डार्क के लिए YDSE में पोजीशंस का फॉर्मूला क्या होता है। पहला डार्क कहाँ बनता है, पहला डार्क बनता है हाफ लैम्डा d बाई डी पे, दूसरा बनता है 3/2 लैम्डा d बाई डी पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें सेकेंड डार्क के लिए 3/2 लैम्डा d बाई डी। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो ऐसे याद होगा कि हम लोगों ने डार्क्स की पोजीशन के लिए 2n - 1/2 लैम्डा d बाई डी फॉर्मूला निकाला था। तो उस हिसाब से अगर मैं n की जगह पुट कर देता हूँ 2, तो आ जाएगा 3/2, जैसे मर्जी कर लो यार। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। x हमें दे रखा है 10 की पावर -3, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3/2। लैम्डा हम लोगों को निकालना है, कैपिटल D हम लोगों को दे रखा है 1 मीटर, और छोटा d हमें दे रखा है 0.9 इंटू में 10 की पावर -3। तो यहाँ से वेवलेंथ हमें मिल जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 1.8 आ गया, इंटू में 10 की पावर -3 ये आ गया, इंटू में 10 की पावर -3 एक पहले से ही है, अपॉन में 3 यहाँ से आ जाएगा। ये कट रहा है आप देख सकते हैं, और लैम्डा हमारे पास मीटर में यहाँ से आंसर आ जाएगा। मतलब अगेन सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है जी, डन है। आगे बढ़ेंगे। सवाल आ रहा है बहुत ही सिंपल, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में था ये सवाल, बट फिर भी कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। बहुत सिंपल सवाल है। कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ 2 वेव्स आर गिवन बाय, यानी दो वेव्स हैं, एक I1 इंटेंसिटी एक की और एक की इंटेंसिटी अगर I2 है, तो इसका रेशियो आपको दे रखा है 4:1। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द 2 वेव। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कैसे, हम सब जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो इंटेंसिटी हो गई k टाइम्स एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इसको मान लिया हम लोगों ने फर्स्ट को, या नहीं भी मान चलेगा। तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि इंटेंसिटी फर्स्ट अपॉन में इंटेंसिटी सेकेंड हो जाएगा k टाइम्स एम्पलीट्यूड फर्स्ट का स्क्वायर अपॉन में k टाइम्स एम्पलीट्यूड सेकेंड का स्क्वायर, और उसका रेशियो में 4:1 दे रखा है। तो बहुत ही नर्सरी क्लास वाला सवाल ही हो जाता है। k से k कैंसिल हो जाएगा, तो a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर में यहाँ पे ले लेता हूँ 4/1 आ जाएगा। तो a1 बाय a2 आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 4/1 विच इज
2:1, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है उसका रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा 2:1। अब अगर ये 1 मार्क का है तो आप ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली एम्पलीट्यूड जो है उसका अंडर रूट करके इंटेंसिटी के रेशो, जो भी इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है उसका अंडर रूट करके एम्पलीट्यूड का रेशो निकाल सकते हैं। तो आप इसे ओरली भी कर सकते हो अगर ये 1 मार्क का है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आया कि इंटेंसिटी I1 और I2 जो है वो आपको 25:9 दे रखी है, तो एम्पलीट्यूड का रेशो बताओ, सीधा अंडर रूट कर देना है, आंसर 5/3 आ जाएगा 1 मार्क के लिए। मान लो इन केस 2 में आ जाए तो फिर आपको ये सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, डन, आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगेन यंग्स डबल स्लिट क्यूब। अच्छा, अब एक बात और भी है, बहुत हद तक ऐसा भी होगा कि देखो अगर मैं सिर्फ 5-6 क्वेश्चन लेके आता, 10 क्वेश्चन लेके आता तो वीडियो बहुत छोटी बनती। तो कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो सेम से हैं लेकिन रिपीट होंगे ही, क्योंकि और ज़्यादा वेराइटी है नहीं इस चैप्टर में अब। बाकी ये थोड़ा सा फिर भी अलग है। कह रहे इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें जो फ्रिंज विड्थ मिली, यानी कि जो बीटा मिला वो 0.4 mm मिला। यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू में 10⁻³ मीटर आ जाएगा। ठीक है, इफ द होल apparatus is immersed in water of refractive index 4/3। अच्छा, यानी ये केस 1 में था जब हमने उसको मान लो एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, ऑल्दो मेंशन नहीं है बट यही मान के चलेंगे कि ये किस में रखा हुआ है, एयर या फिर वैक्यूम में रखा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं अभी। ठीक है जी, डन है। अब अगर ऐसा है, अब हमने क्या किया, केस 2 की अगर बात करें तो इस पूरे सेटअप को हमने वाटर में डाल दिया। वाटर में डाला है ना, हाँ, पूरे सेटअप को हमने डाल दिया है वाटर में, और इसका वाटर का आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर कह लो या एन कह लो, ये आपको दे रखा है 4/3। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, विदाउट डिस्टर्बिंग द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। इसका मतलब ये है कि जो डी है, कैपिटल डी है, वो दोनों केस में सेम रहेगा, और जो स्मॉल डी है वो भी दोनों केस में सेम रहेगा। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट मतलब ना तो आपने स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को चेंज किया है और ना ही आपने स्लिट्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को यहाँ पे चेंज किया है, किसी को चेंज नहीं किया है। अब हमें निकालना क्या, हमें नया वाला फ्रिंज विड्थ निकालना है। पुराना वाला फ्रिंज विड्थ क्या होगा, पुराना वाला फ्रिंज विड्थ होगा लैम्डा डी बाय डी, या कह लो लैम्डा 1 डी बाय डी। ठीक है जी। दूसरा वाला फ्रिंज विड्थ निकालने से पहले हम याद करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 4/3। लैम्डा 1 हमें पता नहीं है, लेकिन जो लैम्डा 2 है, अगर मैं यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो वो आ जाएगी लैम्डा 1 इंटू में 3/4। अब इस वैल्यू का इस्तेमाल करके हम रेशो निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले बीटा निकाल लेते हैं इसके लिए, वाटर के लिए। फॉर्मूला लैम्डा 2 डी बाई डी, और लैम्डा 2 की जो वैल्यू आ चुकी है वो 3/4 लैम्डा 1 डी बाय डी आ चुकी है वाटर में। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको लैम्डा 1 डी बाई डी मिल गया है, और लैम्डा 1 डी बाई डी हमारे लिए पुराना वाला बीटा था। इसका मतलब है जो वाटर में फ्रिंज विड्थ आएगा वो 3/4 टाइम्स आ जाएगा पुराने वाले के, विच इज बीटा नॉट, एंड बीटा नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.4 इंटू में 10⁻³ तो ये इस पूरे की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3/4 बीटा नॉट, और बीटा नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 0.4 इंटू में 10⁻³ और इसको सॉल्व कर लिया, इतना मीटर हमारे पास नया वाला फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। यानी अगर ऐसा बोला हुआ है कि पूरे YDSC सेटअप को हमने उठाया और उठा के हमने उसको पानी में, शहद में, किसी में भी डाल दिया, तो फिर वहाँ यहाँ तो वैसे भी क्लियरली मेंशन है कि हमने डिस्टर्ब नहीं किया उसके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को, बट अगर ये लाइन नहीं भी लिखी तो भी कॉमन सेंस है कि पूरा YDSC सेटअप उठा के हमने पानी में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली उनका जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होगा, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। ठीक है ना, अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आता है काफ़ी। ठीक है, अच्छा इसके पीछे एक स्लाइड थी हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है।
हाउ इज द इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब याद होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब होता है डार्क ब्राइट। इसके रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं ना। हाँ, इसके रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। यानी ब्राइट डार्क का जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये कैसे अफेक्ट होगा, अगर हम सोर्स को ब्लू लाइट के बजाय इन प्लेस ऑफ येलो लाइट, मतलब येलो लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे हम एक वाइट डीएससी सेटअप में, और अब हम उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल करने लग गए हैं, ब्लू कलर की लाइट। हाउ इज इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये, is if a source of blue light is used in place of yellow light producing same intensity। इंटेंसिटी क्या है, सेम है। चलिए, सबसे पहले ये ओरल क्वेश्चन है तो इसका आंसर ओरली देना है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकल सपोर्ट साथ में दे सकते हैं। कैसे? इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब ब्राइट डार्क की पोजीशन विच इज बेसिकली बीटा, यानी कि फ्रिंज विड्थ। तो हम सब जानते हैं कि भाई बीटा जो होता है उसका जो फॉर्मूला रहता है एज बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। फॉर येलो लाइट आप सब जानते हैं वेव गिवर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ऊपर से नीचे आओ तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है, यानी वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अभी लड़ाई है येलो और ब्लू के बीच में, तो येलो की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्लू। येलो की वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्लू। बीटा हमने पहले येलो कलर के लिए निकाला हुआ था, अगर हम रिप्लेस कर दें और फॉर ब्लू कलर बात करें तो बीटा जो ब्लू के लिए आएगा वो आ जाएगा लैम्डा ब्लू के लिए डी बाय डी। अब डी बाय डी तो चेंज किया नहीं है हमने। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये ओरली क्वेश्चन अगर आता है 1 नंबर में तो सीधा आंसर लिखना है कि भाई लैम्डा जो है वो कम हो जाएगा, लैम्डा जो है वो कम हो जाएगा। लैम्डा कम हो गया तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएंगे, यानी ब्राइट डार्क एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे, बहुत करीब आ जाएंगे। और अगर वो एक दूसरे के बहुत पास आए, एक दूसरे के बहुत करीब आए, तो फ्रिंज पैटर्न देखना और मुश्किल हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये चेंजेस मिलेंगे ओरली लिखना। बट अभी के लिए हम अगर इसको मैथमेटिकल सपोर्ट दें तो ऐसा लिखना सही रहेगा कि एज वेवलेंथ येलो के लिए ज़्यादा है वेवलेंथ ब्लू के रिस्पेक्ट में, तो फिर जो बीटा है यानी फ्रिंज विड्थ है ब्लू लाइट यूज करने पे कम हो जाएगी एज कंपेयर टू फ्रिंज विड्थ जो हमें येलो पे मिल रही थी। एंड इसकी वजह से जो फ्रिंज पैटर्न है, जो ब्राइट डार्क है, वो एक दूसरे के पास आ गए तो फ्रिंजेस देखना और डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, डन है। ओरली अगर अब भी मुझे याद नहीं है 1 मार्क में था 2 में था, अगर मान लो 1 में था ओरली लिख दिया, 2 में था तो साथ में सपोर्ट भी दे दिया। डन है। चलिए अगला सवाल आ रहा है, हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन, यानी अब यहाँ पे इंटरफेरेंस के एंगुलर सेपरेशन की बात कर रहे हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट में। कई बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी में और आपने सिर्फ एंगुलर वाला फॉर्मूला डिफ्रैक्शन में कराया था। तो यार अकल लगाओ, अगर डिफ्रैक्शन वाले केस में अगर हमारे पास x आया था लैम्डा डी बाई डी और हमने उसको थीटा में लैम्डा बाय डी लिख दिया था, तो इंटरफेरेंस में भी तो वही होगा ना। क्या बदल जाएगा, मैथ्स थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। ये तो मैथ्स थी, लीनियर को हमने एंगुलर को हमने लीनियर में कन्वर्ट कर दिया था आर्क अपॉन रेडियस से। बस फर्क ये है कि अगर डिफ्रैक्शन में ये डार्क के लिए था तो आपको याद होगा बस कि ये ब्राइट के लिए, वो हम बात कर चुके हैं कि ब्राइट और डार्क की पोजीशन चेंज होती है, लेकिन वो थीटा और एक्स उनका रिलेशन तो सेम ही रहता है। ऑल दो हमने YDSC में ये थीटा वाली बात नहीं की थी, लेकिन कर सकते हैं। कोई जैसे क्वेश्चन आ गया देखो इसके ऊपर कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एंगुलर सेपरेशन के साथ क्या होगा इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज्ड। ऐसा करते हैं, इसके 2 पार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट बनाते हैं
और इसी का अगर हम दूसरा पार्ट बनाएं यहाँ पे कि इफ सोर्स यानी कि स्लिट एंड स्क्रीन शिफ्ट टूवर्ड्स ईच अदर, दो पार्ट बना दिए इसका, ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया। चलो अब फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एंगुलर सेपरेशन के साथ क्या होगा, अगर स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या कर दें, कम कर दें, ज़्यादा कर दें, ज़्यादा कर दें। तो भाई अगेन जो एंगुलर सेपरेशन है उसका फॉर्मूला है लैम्डा बाय डी, अब वो चाहे डार्क के लिए हो, अब वो चाहे ब्राइट के लिए हो, ये तो एंगुलर सेपरेशन फ्रिंजेस के बीच का है। तो भाई ऐसा कह सकते हैं कि जो एंगुलर सेपरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के। अब अगर वो डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो भाई हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया है, डी को बढ़ाया है, जिसका मतलब है कि जो थीटा है वो कम हो जाएगा। हमने डी को बढ़ा दिया तो थीटा कम हो जाएगा, यानी जो उनके बीच का सेपरेशन। और इसीलिए हमको ये याद होना चाहिए कि YDSE में दोनों स्लिट्स जितने पास होंगे हमारे उतना थीटा और एक्स ज़्यादा होगा और फ्रिंजेस देखना आसान हो जाएगा। चलिए अब आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी जल्दी कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं स्क्रीन को और सोर्स को एक दूसरे के पास लाऊंगा। तो जल्दी से क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं स्क्रीन को और सोर्स को एक दूसरे के पास लाऊंगा। तो एंगुलर सेपरेशन की बात यहां पे चल रही है। हाँ, तो अगर यही क्वेश्चन होता लीनियर सेपरेशन के ऊपर और अगर हम दोनों को पास लाते तो डी कम हो जाता, डी कम हो जाता तो एक्स कम हो जाता, लेकिन ये एंगुलर सेपरेशन के ऊपर है। तो भाई ऐसे लिख सकते हैं कि एज एंगुलर सेपरेशन इज लैम्डा बाय डी एंड इट इज इंडिपेंडेंट टू द वैल्यू ऑफ डी, सो थीटा will remain unchanged, जो थीटा है वो बदलेगा ही नहीं। यानी अगर ये सवाल पूछा होता लीनियर फॉर्म से तो हम बोल देते कि ठीक है, लीनियर वर्जन की अगर बात करें तो डी कम होने पे एक्स कम हो जाता, लेकिन एंगुलर वाला डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सोर्स उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत कम कर देंगे तो अच्छा, ज़्यादा कम कर देंगे तो आपको पता है फिर तो पैटर्न बनेगा नहीं। पैटर्न जब तक बन रहा है एंगुलर सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी आते हैं एग्जाम में। व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट विल एमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। देखो यहाँ पे बनाने को नहीं बोला है, कहीं पे भी क्वेश्चन में बोला नहीं कि बनाओ, बस वो आपसे ये पूछ रहे कि कौन से प्रकार के, कौन से टाइप के वेव फ्रंट बनेंगे एक पॉइंट सोर्स से। तो वैसे तो हम सीधा लिख सकते हैं कि एक पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे, है ना। एक पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं। याद होगा यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट निकलती थी भाई ऐसे ऐसे करके, और वेव फ्रंट्स होते थे भैया इसके स्फेरिकल शेप के। ये यहाँ पे आपको सर्कल लग रहे होंगे भले, लेकिन ये स्फेरिकल शेप के होते थे। ये बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि बोला नहीं गया है। सेकंड में बोला गया है डिस्टेंट लाइट सोर्स, यानी एक ऐसा लाइट सोर्स जो बहुत दूर कहीं पे पड़ा हुआ है उससे। अब अगर कोई, पहली बात तो इस केस में हमें पैरेलल शीट लाइक वेव फ्रंट्स मिलेंगे। पैरेलल शीट लाइक वेव फ्रंट्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि अगर कोई सोर्स बहुत ज़्यादा दूर है जस्ट लाइक सन, और कोई भी और सोर्स जो बहुत ज़्यादा दूर होता है, उसमें जो लाइट रेज जाती हैं वो कैसे जाती हैं बच्चों? तो वो जाती हैं पैरेलल। बहुत डिस्टेंस सोर्स से लाइट रेज हमेशा कैसे जाती हैं? पैरेलल। अब अगर वो पैरेलल गई तो उनके लिए जो वेव फ्रंट्स बनेंगे, हम बना चुके हैं, वो कुछ ऐसे बन जाएंगे। अगेन आपको मन में इच्छा है बनाने की, एग्जाम में आप बना सकते हो। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, बट इस क्वेश्चन में कहीं बनाने को बोला नहीं गया। ठीक है, ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ इन YDSE एक्सपेरिमेंट चेंज
व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज डबल्ड। चलो ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी आप लोगों को 1 मिनट देते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। मैंने बताया था बेटा एक बारी हम क्योंकि 9th और 10th वाले चैनल पे तो हम क्विज़ वगैरह वो सब करते रहते हैं, यहाँ अभी हमारे पास टाइम नहीं है। एक तो ये चैनल बहुत लेट खुला है और दूसरी बात इतना अभी टाइम बचा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे क्विज़ वगैरह लेके जाए। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं, यहीं पे 1 मिनट का टाइमर लगा देते हैं जल्दी से, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, खटाक से करो। ध्यान रखिएगा कि स्लिट्स और स्क्रीन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया गया है। हो गया होगा मेरे हिसाब से अब तक तो यार। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है आओ एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट तो वैसे बहुत ज़्यादा था इस सवाल के लिए। सबसे पहली बात तो आपसे फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे हैं YDSC में। अब YDSC में फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है लैम्डा d/d। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है हमारे पास लैम्डा d/d। अब उन्होंने क्या किया है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, यानी कि जो उन्होंने d है उसको भी डबल कर दिया है, और जो स्क्रीन का डिस्टेंस था उसको भी डबल कर दिया है। उस हिसाब से जो नया वाला फ्रिंज है वो आ जाएगा लैम्डा नया वाला d जो कि डबल कर दिया है, और नया वाला छोटा d जो कि डबल कर दिया है। तो उस हिसाब से 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया यार, और अगर कैंसिल हो गया तो नया वाला फ्रिंज और पुराने वाला फ्रिंज विड्थ जो है वो तो सेम ही है, उस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं आया। इसका मतलब है आप यहाँ लिख सकते हो कि कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपने डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन वो भी डबल कर दिया और उन दोनों को भी पास ले आया, तो कोई बदलाव नहीं आने वाला, ठीक है। और ये ओरली भी हम वैसे कर सकते थे, और अगर अगेन फिर से वही बात 1 मार्क में आया तो ओरली ही करना है, ज़्यादा में आया तो फिर लिखना है। डन। अगला सवाल, स्टेट 1 फीचर बाय विच द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डिफ्रैक्शन। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको जब भी कोई एक डिफरेंस पूछें तो सबसे बड़ा लिखना है आपको कि इंटरफेरेंस में जो सेंट्रल ब्राइट था उसकी जो विड्थ थी और सेकेंडरी ब्राइट की विड्थ सेम थी, लेकिन डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ होती है वो बाकी सारे ब्राइट्स के मुकाबले डबल होती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है अगर एक ही पूछे। दूसरा पूछ ले तो वहाँ पे ब्राइट की पोजीशन इंटरफेरेंस में लैम्डा d/d और डार्क्स की 2n+1 वाला आ गया, और वहाँ पे उल्टा हो जाता है, ब्राइट्स की पोजीशन 2n+1/2 से मिलती है और डार्क की मिलती है n लैम्डा से, तो वो सेकेंड है। थर्ड में वो इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन अगर एक पूछ रहे हैं तो आपको वहाँ पे वो सेंट्रल ब्राइट वाला खेल देना है। अगला सवाल जो इसका एक न्यूमेरिकल आ रहा है, मुझे लग रहा है बड़ा ही आसान है। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर, विच बेसिकली मीन 6 × 10⁻⁻7 मीटर, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ a। आपको जो स्लिट का चौड़ाई दे रखी है वो a दे रखी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज, आपको कैपिटल D दे रखा है 0.8 मीटर, हाँ, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा यानी कि मैक्सिमम का मतलब अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब ब्राइट है, मिनिमा का मतलब डार्क है, मैक्सिमा का मतलब ब्राइट है, थोड़ा सा भाषा चेंज कर दी है। आपको वो डिस्टेंस जो दे रखा है वो 15 मिलीमीटर दे रखा है, यानी जो x दे रखा है किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट के लिए। ये आपको दे रखा है 15 × 10⁻³ मीटर दे रखा है।
ये डेटा दे रखा है, निकालना क्या है, निकालना क्या है भाई, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट, यानी आपको ये ए की वैल्यू निकालनी है। अब आप बताओ क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट है, YDSC है या डिफ्रैक्शन है। कहाँ मर गया, पता हो जी, लिखा हुआ है अस्लिट है, तो सबसे पहले बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये YDSC है या फिर डिफ्रैक्शन है। तो आंसर है ये डिफ्रैक्शन है, क्योंकि एक स्लिट की यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, अब एक स्लिट में ब्राइट का सेकेंड, सबसे पहली बात तो जो ब्राइट की पोजीशन होती थी वो हो जाया करती थी हमारे पास 2n + 1/2 लैम्डा d/d, और उसमें भी ये सेकेंड ब्राइट है। फर्स्ट ब्राइट कहाँ बनता था, 3/2 लैम्डा d/d पे, तो सेकेंड ब्राइट कहाँ बनेगा भाई, सेकेंड बन जाएगा 5/2 लैम्डा d/d पे। ये हमें दे रखा है 15 इंटू में 10 की पावर -3, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 5/2। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 इंटू में 10 की पावर -7, और कैपिटल डी की वैल्यू आ गई है, अबे और क्या ही लोगे, कैपिटल डी आ गया है 0.8 डिवाइडेड बाय छोटा डी, हमें जो कि ए दे रखा है, तो पूरे को सॉल्व किया और ए निकाल लिया, इतना मीटर क्या ही है और आ गया। बस ये सवाल में एक अच्छी बात यही क्लियरली कहीं पे मेंशन नहीं था, पहली बात तो कि ये इंटरफेरेंस है या डिफ्रैक्शन है, तो आपको एक छोटे से इस हिंट से पता लगाना था कि ये डिफ्रैक्शन है, क्योंकि भाई इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में ब्राइट और डार्क के फॉर्मूले अलग हैं। सेकेंड बात जो यहाँ पे अच्छी थी वो ये थी कि इन्होंने ब्राइट डार्क ना बोलते हुए मैक्सिमम मिनिमम दे दिया, तो ऐसे कभी कभार खेल जाते हैं ये लोग, ध्यान देना है। ठीक है जी, डन है, डन है जी, ठीक है। अगला सवाल आ रहा है हमारे पास, अच्छा इसके लिए एक और जगह छोड़ दी थी, ओके, ये आखिरी सवाल भी है शायद, हाँ, और बहुत प्यारा सवाल। पहला पार्ट तो ठीक है, वाई आर कोहेरेंट सोर्सेज, याद करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जिनमें जो लाइट है वो हमेशा सेम फेज में होगी, उनका फेज डिफरेंस या तो 0 होगा या कांस्टेंट होगा। और हमने ये पढ़ा था कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, उनको कोहेरेंट बनाया जा ही नहीं सकता। अगर आपको दो कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए तो एक ही सोर्स से उनको आपको निकालना होगा, उनके वेव फ्रंट्स पे 2 पॉइंट कंसिडर करने होंगे। लेकिन ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा प्यारा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग बार आया हुआ है, और ये सेम नहीं, मतलब वैल्यूज़ अलग है, भाषा अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और ये एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, दिल्ली 2012 में भी आया हुआ है। चलो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी दे रखी है आपको, x तो नहीं हो सकती यार। The intensity of light at a point on the screen where path difference is x, path difference भी x है, wavelength भी x है। अच्छा, is k यूनिट, और आपको इंटेंसिटी जो है वो k यूनिट दे रखी है। Find out the intensity of light at a point where path difference is 2 λ/3, जहाँ पे path difference है 2 λ/3, मेरे हिसाब से लैम्डा होगा, क्योंकि ये x तो नहीं हो सकता, हाँ यहाँ पे कुछ गलती हो गई है यार, ये लैम्डा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना, ये ध्यान रख लो, ये लैम्डा होगा। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन के दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, जब हम लोगों ने वेवलेंथ को लिया लैम्डा और पाथ डिफरेंस को हमने लिया x, छोटा बड़ा जो भी ले लो, तो उस केस में हमें जो इंटेंसिटी मिली वो मिली k, कैपिटल K। अब आप मुझे बताओ, मतलब आपको पता ही है कि यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इंटेंसिटी का, I1 + I2 + 2I1 I2 √cos phi, और उसके लिए पहले phi चाहिए होगा। तो सबसे पहले phi यानी कि पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू में, सॉरी फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू में पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है, 11th में हमने वेव में पढ़ा हुआ है। अब 2π/λ इंटू में पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना आ चुका है, x आ चुका है। तो यहां से, अच्छा नहीं, ओहो यार मैंने गलती कर दी, सॉरी, फिर तो ये x ही होगा, x से x तो कट जाएगा ना फिर, अदरवाइज तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं ठीक है, सॉरी भाई, ये x ही होगा। अब यहाँ पे अगर ये x ही है,
अगर ये पाथ डिफरेंस हमारे पास एक्स और वेव लेंथ भी हमारे पास एक्स ही है तभी तो ये कटेंगे, अदरवाइज तो ये कटेंगे नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास वेव लेंथ की वैल्यू भी एक्स आ गई, तो यहाँ पे भी एक्स आ गया, यहाँ पे भी एक्स आ गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो फेज हमारे पास आ गया 2 पाई। अब अगर फेज हमारे पास 2 पाई आ गया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होगी वो आ जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2। आपको पता है वैसे तो I1 I2 सेम ही होता है, पुट कर देंगे हम यहाँ पे I1 I2 cos phi। अब जो इंटेंसिटी है वो हमें दे रखी है k यूनिट्स, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई k। ये हमारे पास I है, ये भी हमारे पास I है, ये हमारे पास 2 अंडर रूट I का स्क्वायर हो जाता है, और cos यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है 2 पाई। cos phi की जगह हमने यहाँ पे डाल देना है 2 पाई। अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास के, ये आ गया I इंटेंसिटी सेम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज YDSC में एक ही सोर्स से हमें 2 सोर्स मिले तो इंटेंसिटी वहाँ पे सेम रहती है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा हमारे पास 2I, ये आ जाएगा हमारे पास 2I, ये भी हमारे पास हो जाएगा क्या 2I। अब cos 2 पाई यानी कि cos 180 की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है -1। अब अगर यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं -1, ये तो कैंसिल ही हो गया यार। ये तो यार कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इस क्वेश्चन में फिर, क्योंकि अगर हमारे पास फेज आ जाता है 2 पाई तो उस केस में ये 2 पाई की वैल्यू -1 अगर आ गई तो यहाँ से तो k हो गया हमारे पास 2I माइनस 2I, और ये सब तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो फिर हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको? हाँ कुछ गड़बड़ी है यार, हो सकता है यहाँ पे हमने कुछ गलत टाइप होके आ गया हो। चलो मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ गलती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास फेज डिफरेंस हमें निकालना होता है, कैसे भाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस से। अब पाथ डिफरेंस हमारे पास x आ गया, अब यहाँ से तो हमारे पास कैंसिल हो गया। अच्छा 2 पाई 180 थोड़ी होता है ना 2 पाई 180 थोड़ी होता है। cos 2 पाई तो मतलब हो गया cos 360 डिग्री। cos 2 पाई तो हमारे पास cos 360 डिग्री हो गया, और cos 360 पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, ये आ गई हमारे पास 0, ये हमारे पास आ गई π/2, ये आ गई हमारे पास पाई, ये आ गई 3π/2। ओहो बच गए, अभी मैं क्वेश्चन गलत कर रहा था। तो cos 2 पाई की वैल्यू तो 1 हो जाती है यार। cos 2 पाई की वैल्यू तो 1 हो गई, और अगर ये 1 हो गई तो यहाँ पे ये आ गया। और अब ठीक है भाई सब कुछ, यहाँ पे k हमारे पास आ गया 4I, और यहाँ से I हमारे पास आ जाएगा k/4। ये हमने इंटेंसिटी निकाल ली। अब इसका जो पार्ट 2 है या केस 2 है वो तो आप शायद समझ ही गए होंगे क्या करना है भाई। फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंसेस। अब हमें पाथ डिफरेंस कितना डालना है 2 λ/3 डालना है। तो अगेन इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos phi। लेकिन इस बार हमें phi क्या डालना होगा, phi की जगह मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला डालते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। और इस बार पाथ डिफरेंस कितना है हमारे पास 2 λ/3। लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाता है कैंसिल, ये आ जाता है 4 π/3। नेट इंटेंसिटी हमें निकालनी है, ये हमारे पास I है, ये हमारे पास I है, तो 2I आ गया। अगेन ये भी हमारे पास आ गया 2I, और यहाँ पे बच गया हमारे पास cos 2 π/3। इसकी वैल्यू पुट करनी है, लेकिन I की वैल्यू हमारे पास k/4 आ चुकी है। तो नेट इंटेंसिटी आ गई 2, यहाँ पे डाल दिया हमने क्या k/4 प्लस 2, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया k/4, और cos 2 π/3 की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हमारे पास इंटेंसिटी k के टर्म्स में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला हिस्सा बच्चे भूल जाते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होता है उससे फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस 11th क्लास में पढ़ा था कि phi होता है kx, शायद इससे याद आ जाए आपको, और k जो होता था वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, वो 2 पाई बाई लैम्डा होता था। तो इससे हम लोग phi यानी कि फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है जी,
तो ये हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए, इसी के ऊपर चीज़ें चलती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, खेल वही रहता है प्रैक्टिकली। ठीक है जी, तो ये है खेल आज का। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर को वन शॉट में, और फिर उसके बाद उसके PYQ लेके आएंगे। ठीक है जी, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।